दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही इमोशनल है, लेकिन साथ ही में प्रेरणा से भरा हुआ है। क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिन्होंने भारत के लिए 9 गोलियां खाई है। उसके बाद वो कोमा में चले गए। उसके बाद कोमा से बाहर आने के बाद उन्होंने रिहैबिलिटेशन के लिए स्विमिंग सीखा और उसके बाद एज अ पैरालंपियन भारत को रिप्रेजेंट किया और 1972 हाइडलबर्ग जर्मनी में उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया फ्री स्टाइल स्विमिंग में, जो आज तक नहीं टूटा है। हाल ही में इन्हीं की लाइफ स्टोरी पे एक मूवी रिलीज हुई है, चंदू चैंपियन। 14 जून को ये मूवी रिलीज हुई है। मैं ये चाहता हूं कि ये एपिसोड आप लोग सब दिल खोल के सुने, क्योंकि इनकी उम्र अब 90 साल की हो गई है और आज भी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। नमस्कार पिटकर साहब, आपका स्वागत है दी ऑडकास्ट शो पे। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बचपन में आप, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप शुरू से ही स्पोर्ट्स में, खेल कूद में काफ़ी उत्तेजित होते थे। हमेशा जो है स्पोर्ट्स में आप लगे हुए रहते थे और तब आपने रेसलिंग से शुरुआत की थी आपकी स्पोर्टिंग दुनिया में। अच्छा, मैं उम्र मेरा 8-9 साल का था तब गांव में अखाड़े गया था। तो मैं मेरा घर से स्कूल ऐसे जाने के लिए जो रास्ता था उसके बीच में एक तालीम थी जो कुश्ती का अखाड़ा था। तो उधर नहीं, मैं हमेशा आते जाते देखता तो पहलवान लोग हमेशा प्रैक्टिस करते देखते थे। तो और डेली उधर के उन लोगों गाँव के बहुत अमीर जो गांव के सरपंच, गांव के पटेल लोग, बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चे लोग वो तालीम में आते थे। उनको ठंडाई के लिए दूध वगैरह सब आता था। तो उन लोग खा पी कर तो डेली उसमें तालीम में प्रैक्टिस करते। अच्छा, मैं डेली क्या करता था, वो स्कूल से आते समय वो तालीम में पहलवान लोग क्या करते देखता था। वो बादाम वगैरह ऐसा, मतलब मैं तो गरीब आदमी, तो डेली वो बादाम, अखरोट वगैरह उनका जूस सब बनता था। तो ठंडाई बोलकर तो चलता था। तो मैं डेली था अपने को कब मिलेगा, ऐसा दिल में ऐसा छोटा था तो मुझे इतना ही नहीं था ऐसे। तो उधर से कहते बोले ये ऐसा थोड़ा घुमाएगा तेरे को बादाम खाने को देंगे। तो मेरे को दिल में चटक आ गया कि बादाम खाने का और ठंडा भी मिलेगा, तो मैं करेगा बोला। तो मुझे कुछ इतना ये ज़्यादा कुछ ये नहीं था, मैंने दे दिया। उन्होंने वो रियाड में डाल दिया और मैं घुमाते बैठ गया। घुमाते बैठ गया तो उन्होंने देखा तो अच्छा, क्योंकि मेरा पहले टाइम पे था तो मैंने थोड़ा जोर जोर से जल्दी घुमा दिया, वो ठंडाई जल्दी बन गया। ठंडाई बनने के बाद उन्होंने क्या किया, सबने किसी का दूध सबका जितना, तो सबको 2-2 गिलास 3-3 गिलास जिसको जितना पीना है ऐसे दे। तो मेरे को देने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगा। तो मैं देखते रह गया मेरे को मिलेंगे कि नहीं, मेरे को मिलेंगे कि नहीं, ऐसा देख के बैठा था। उतने में उसने एक इतना बड़ा बड़ा जो पंजाबी में लस्सी पीते ना, वैसे पहले उन्हें मगा उसमें लाकर मेरे को एक मग भर के दूध दिया, तो ठंडा ही दे दिया। तो मैं इतना खुश हुआ, मेरा इतना अच्छा पेट भर के कि बस पूछो मत। और कुछ हो गया अभी कभी कभी इधर आने का काम करने के लिए मदद करने, बोले ठीक है। तो मैं ऐसा करते करते डेली उनके पास ऐसे जाए। और क्या करता था, डेली तालीम में जाने से डेली अखाड़े में उनके साथ प्रैक्टिस चालू हो गया। अच्छा, मैं अच्छा कुश्ती, अच्छा पहलवान लोगों को साथ टांग कसता था, हाथ ऐसा कुछ चिकन निकाल देता था, ऐसा चलते रहे। पहलवान लोग सब बोले खामेरी में कुश्ती है चलेगा। तो मेरा तालीम का एक पहलवान था बर्गे बोलकर, बर्गे सर मेरे को भी आने का कुश्ती लड़ने के लिए देखने का, एक अखाड़ा भी खेलने का। देखा एक पैसा एक पैसा बोल रहे थे, उसका भी एक पैसा बोल रहे थे बहुत बड़ा था। तो एक पैसा होता था, तो मैं उधर बैठा था तो देखो पहलवान एक पैसा बोल रहे थे। तो मैं बर्गे सर, मैं ये लड़के के साथ कुश्ती कर सकता है, कर सकता है, चलो जाओ कोई बात नहीं। तो मैं गया कुश्ती के लिए और उसके साथ कुश्ती किया। वो पहले कुश्ती, वो उसके साथ कुश्ती चालू हो गया। मैंने 1 मिनट के अंदर वो लड़का को गिरा दिया और उस टाइम मुझे को सबसे पहला गोल्ड मेडल मिला। वो फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल था और ये 200 साल का पहले का एक पैसा है। ये मेरे को लाइफ में
पहला स्वर्ण पदक। ये आपका पहला अवार्ड था, हाँ, जो पहला पैसा मिला, जो 1 पैसा है ये उस जमाने का। उसमें सब लिखा ब्रिटिश का। वाह। अच्छा, उस जमाने में क्या, सरपंच के लड़के के साथ खेलने के लिए उठा है तो खुद हार जाने का, नहीं तो आधा पैसा मिलता था। अच्छा, मतलब पहले से ही ये मतलब फिक्स्ड मैच था मैच, क्योंकि कि वो अगर सरपंच के बेटे के साथ आप खेल रहे हो तो आपको हारना ही है। हार नहीं है वो, नहीं तो आधा पैसा देकर चुपचाप बैठने का। उसको क्या लगा, ये छोटा ही थोड़ा सा, ये थोड़ा ताकत वाला है, लेकिन ये पक्का वैसे ही हार जाएगा। हार से हार जाएगा। उसने भी कुछ दिल में सोचा नहीं, ये सरपंच के लड़के कैसे थे, अपन हारना चाहिए। तो बाद में उसको पटक के जागे महंगे पहन कर उसके साथ लड़ने के लिए अंदर जा रहा है, तो उसको याद आ गया। तो उसने मेरे को बोला, अभी क्या तुम हार जाना चाहिए, ये कुश्ती जीतने के लिए मत करो। मतलब उन्होंने पहले ही आपको मैच शुरू होने के पहले ही बोल दिया कि ये मैच आपको हारना ही है क्योंकि ये सरपंच के बेटे के साथ है। हाँ, तो बाहर से आया हुआ है, अरे सरपंच का लड़का है तो कोई बात नहीं, तुम पिट कर लड़ो। अच्छा, ऐसा आया पब्लिक का आवाज, मतलब पब्लिक ऐसा देख रहे थे, तो पब्लिक भी आपके तरफ हो गई। हाँ, पब्लिक भी चिल्ला रहे थे। तो मैंने एक हाथ में ऐसा डालकर, ऐसा हाथ डालकर इसको ये कर दिया और नीचे ऐसे गिर दिया और उसके सीने पर पैर रख दिया और बोला, आले गणपति के हिटकर का पट्टा। वाह। ऐसा बोलकर मैं ये किया। तब ये क्या हो गया, बहुत आदमी को गुस्सा आ गया। इसलिए गणपति खिड़कर ने अपने बहन के लड़के को हराने के लिए ये आदमी को तैयार किया, ऐसा डाउट हो गया। मतलब आपको कहा गया ये आपके लोगों ने कि भाई इधर से भाग जाओ नहीं तो ये जान से मार डालेंगे, क्योंकि आपने सरपंच के बेटे को हराया। 10वीं 11 साल का उम्र लड़के को, 12 साल का उम्र तक बच्चे लोग ले थे, वो अलाउड ये आ गया था आर्मी के एडवर्टाइजमेंट। हाँ। तो उसमें बोला एक मेरा फूफा को, मतलब जो हत्या के मिस्टर को बोल दिया एक आदमी ने, इसको उधर भर्ती कर दे, आर्मी में दे दो, आर्मी के डाल कर आ जाओ, ये तकलीफ नहीं होगा, ये गांव में जाएगा तो मुझे मार देंगे करके वो गांव का डर बैठा था, तो गांव का नाम इस नहीं लेता था। मतलब इतने साल बाद भी आपको डर था कि मैं अगर गांव जाऊंगा? अच्छा, अभी भी आपको डर लगता है कि वो टाइप कैसे तलवार चाकू भाले बिले सब ऐसे दे, वो उस टाइप सीने देखने के लिए अलग था। तो मेरे को क्या होगा, भर्ती के लिए लेके जाओ। तो उस टाइम, उस जमाने में क्या सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं, थोड़ा ब्रेन टेस्ट होता था और मेडिकल होता था। तो मैं मेडिकल में अच्छा बॉडी बॉडी मेरा था, तो मैं मेडिकल में फिट हो गया और ब्रेन टेस्ट में पास हो गया। तो मेरे को जो रिक्रूटिंग ऑफिस पुणे में, उन्होंने मुझे भर्ती कर मुझे बेंगलोर भेज दिया। अच्छा, फिर आप आर्मी में, मतलब आपको बेंगलोर भेजा? बेंगलोर में बॉयज बटालियन में। अच्छा, बॉयज बटालियन बेंगलोर में मेरा ट्रेनिंग चल रहा था। ट्रेनिंग में मैं बहुत अच्छा हॉकी खेल रहा था। तो ये हॉकी में क्या होता था, मेरे को बेंगलोर सवेरे कमांड तक खेलने के लिए देते, नेशनल आया तो बोलता ये महाराष्ट्र नहीं, इसको कर्नाटक वाले मेरे को आगे के चांस नहीं देते। आर्मी में भी ऐसा चलता है। अरे पेटकर के बच्चे क्या हो गया, रोने लगे, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं यार, तुम्हारा टाइम है वो बराबर है, तो एक बात बताओ, क्या बताओ? बोला, बोले ये सामने क्या चल रहा है, बॉक्सिंग चल रहा है। बोलो ये खेल खेलो, इसमें तो दांत तोड़ के दो, नहीं तो दांत तोड़ के ले लो, तुम ये खेल करो। तो कुछ ये हॉकी में कैसे 11 आदमी का सिलेक्शन है, ये उसमें तेरा सिलेक्शन नहीं होता है, कोई बात नहीं, तुम ये बॉक्सिंग चल। तो उस टाइम में बॉक्सिंग चालू गया। सर्विसेज जो टीम थी उसमें सदर्न कमांड, ये नेशनल खेलता। 1964 साल में मैं बॉक्सिंग के लिए जापान 64 में सर्विसेज टीम के साथ जापान गया था। मतलब आपने हॉकी उसी दिन में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसी दिन आप मायूस हो गए। आपके यूनिट कमांडर ने आपको ये एडवाइस दिया, सलाह दी कि आप ये छोड़ के आप बॉक्सिंग स्टार्ट करो। तो आप बॉक्सिंग में एक कम समय में ही आप इतने अच्छे हो गए कि आपको जापान भेजा गया ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। नेशनल हुआ था। हाँ जी। ये जो 64 में 19 फाइट मैंने नॉकआउट, सब खेलते था तो एक राउंड में मार के गिर रहता था, वो आदमी डाउन हो जाता। ऐसे करके मैं 19 फाइट जीता था। जब मैं 64 में
जापान जाकर आ गया, जापान में मेडल लाया। एक सब बॉक्सर लोगों को, मतलब जो आर्मी एक साथ बुलाया उन्होंने। सबको पार्टी दे रहे थे। पार्टी में सब आदमी लोग नाश्ता खाने के लिए बैठे थे, तो सबको क्या होता था, ब्रेड ऐसा लेके तो छोटा टुकड़ा आता था, और मैं जब ब्रेड को तो ऐसा कांटे से दबाता था तो पूरा ब्रेड आता था। तो ऐसा करते देखा तो क्या, तो ऐसा करते करते मैंने जापान का आप देखा कि कितने नाजुक प्लेट रहता है, वो प्लेट को ऐसा दबा दिया तो ब्लेड का 2 टुकड़ा। ऐसा मैंने 11 प्लेट तोड़ा था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो उस टाइम वो जापानीज औरत को, मतलब जो वेटर थी, उनको मालूम पड़ गया क्या, तो व्हाट प्रॉब्लम, तो उसका भाषा मेरे को नहीं आता था, मेरा भाषा से। तो उसको मैं बोला, सबको जो ब्रेड है इसको छोटा आता है, ब्रेड आता है, हाँ, छोटा और मेरे को बड़ा आता है। मतलब उसने मेरे को समझाया, वो ब्रेड को ऐसा लो, ऐसा काटो, फिर वो काटा मिलेगा तो छोटे टुकड़े, तो ऐसा करते। तो मैं ब्रेड खाने के लिए जापान में पहले टाइम सीखा। वाह। तो आपका जो एक्सपीरियंस ये था कि जो हुआ आपके सरपंच के बेटे को हराने के बाद, कि आपको इतना डर लगा कि आपको लगा कि उस जमाने में मैं कश्मीर में पोस्टिंग बेहतर होगा, मैं वहां ज्यादा सेफ हूँ, हालांकि अपने गांव में, क्योंकि गांव में लोग आपको उस टाइम भी ढूंढ रहे थे कि हम इनको मार देंगे। अच्छा, तो उसी ने मुझे इधर का ये भी कि जो कमांडेंट थे, क्या कश्मीर देखते हैं, जाओ यूनिट के साथ ट्रांसफर कर दिया, इसको हटा जा, और उधर बोल दिए कि ये एक बॉक्सर है, उसको थोड़ा कश्मीर में घुमा कर फिर बाद में वापस भेज दो। तो उधर कश्मीर में मेरा ट्रांसफर हो गया, तो उधर जाकर कश्मीर में रह गया। कश्मीर में डेली एक दिन, हर एक अबलापुर, खलापुर, मतलब जो कश्मीर के जो एक भाग है, वो ये वर्षभ से उधर जाने का, एक दिन रहने का, फिर वापस आने का, ऐसा सब पूरा कश्मीर देखा। अक्टूबर महीना में अचानक शाम को 4 बजे का टाइम था, तो सिटी बजने लगा। एक्चुअली वो सिटी था इमरजेंसी, प्लेन आ गया है तो अपना अपना हथियार लेकर तैयार हो जाओ। लेकिन 4 बजे का टाइम था, तो सबको क्या लगा कि ये चाय का सिटी है। अच्छा। बहुत आदमी, भाई तो चाय नहीं पीता था, बंकर में ऐसा पड़ा रहे। लेकिन लोगों को क्या हो गया, चलो चाय का टाइम हो गया, इसलिए कोई लुंगी लगाकर अपना मग लेकर बंकर से बाहर आ गया। बंकर आपने देखा? हाँ, समझ गया मैं, आर्मी बंकर। हाँ, तो सब आदमी लोग बाहर आ गया, तो सब बाहर आ गया, तो ऊपर से फायरिंग अचानक चालू हो गया। तो वो टाइम में पाकिस्तान के साथ लड़ाई, मतलब पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी थी। छेड़ दी थी। और वो प्लेन का एक्चुअली जो सेक्टर ने बेल सीटी बजाई थी, वो डेंजर सीट, क्योंकि सब तो लोग तैयार होकर आ जाओ, बाहर आ जाओ, लड़ाई चालू हो गया। लेकिन लोगों को क्या लगा, अरे ये 4 बजे का टाइम है, चाय का चाय। तो उन लोगों ने जो बाहर बेचारे गए, तो बहुत आदमी को गोली लग गया, उधर ही बाहर बंकर में ऐसे खत्म हो गए। अच्छा, उसी टाइम मैं इंस्पेक्टर ने मेरे को देखा, अरे पेटकर डरो बहुत, इधर जाओ। वो मेरा आर्मर ट्रेड का था, जो मेरा आर्मर ट्रेड, आर्मी में मुझे वेपन्स वगैरह रिपेयर करने का ट्रेड। तो उसने बोला आजा, तो थापा, ठीक है, तुम जल्दी जल्दी ये हेलमेट निकालने का नहीं, तो हेलमेट वगैरह सब कपड़ा वपड़ा सब पहना दिया, क्योंकि वो इंचार्ज हवलदार था मेरा इंचार्ज। तो लड़ाई में ऐसा उस टाइम लड़ाई, उधर वेपन वगैरह मुझे मतलब लड़ाई के लिए, तैयारी के लिए बंदूक लेकर सब ऐसे बंकर में दूसरी जगह जगह लाइन देने। तो उस टाइम में शाम हो गया था, तो फिर दोबारा अटैक आ गया। लेकिन हम लोग कैसे बंकर में थे, ऐसे लड़ाई चल रहा है, एक को चुट मारते थे। तो दूसरे दिन सुबह क्या हो गया, एक बंकर में नूर बहादुर थापा, एक नाइक था, जो मेरे मतलब ईएमई के वर्कशॉप का था, ट्रेड हवलदार का सब दोस्त था। तो हम लोग एक बंकर में जाकर बंद गए। तो उस टाइम क्या होता था, ऐसा लड़ाई में चालू हो गया, तो पैसा वैसा बाजी, ऐसा मजाक लड़ाई भी करते करते भी मजाक भी करते थे। तो बोलते थे कि दारू का बॉटल, अरे तुम मारेगा तो एक बॉटल, तुम 2 बॉटल, ऐसा चला। तो वो मारते थे ऐसा बंदूक से। तो मैंने अरे मैं जीत गया, एक बार दे, एक बॉटल, दूसरे ने मार दिया। अभी ऐसे टारगेट चल रहा था, ऐसे टारगेट करते करते अचानक तो थपा को मैंने ऐसे मार दिया, अरे मैं जीत गया बोलकर उस
2 रम को बॉटल भर के उसको थापा को ऐसे हाथ मिला, उतने में ऊपर से अटैक आ गया, मतलब प्लेन का अटैक आ गया। तो प्लेन का अटैक आ गया तो उसका हाथ मेरे हाथ में आ गया और वो बगर में नीचे गिर गया। भाई भी इतना अंदर ऐसे मतलब सब ये किचन मतलब आप लोग बंकर में थे और आप लोग हंसी मजाक कर रहे थे और टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे? नहीं, पक्का मार रहे थे। हाँ, पक्का मार रहे थे, मतलब आदमियों को, हाँ, जो पाकिस्तान के सोल्जर्स को। हाँ, मार रहे थे। तो वो भाई ये मैंने मार दिया, ऐसा आपस में टाइम पास बेच के एक रम का बॉटल, एक रम का दूसरा। उसी टाइम जो है अटैक हो गया ऊपर से, और बंकर में जो आप हाथ मिला रहे थे आपके नरबा था, उसका हाथ मेरे हाथ में ऐसे आ गया और वो वहीं वो ये आ गया, मैं भी उसके अंदर गड़ गया। माय गॉड। तो उसमें बाद में निकल गए। तो पाकिस्तान बॉर्डर हमारा एक साथ बॉर्डर है, लेकिन वो पाकिस्तान के बॉर्डर से सैनिक शाम को अगर दिन में ऐसे आकर मिलते कैसा चल रहा है, कैसे आज क्या बड़ा खाना है, क्या आज क्या उधर मटन आया है क्या। तो आपस में हम लोग उधर उनके पास जाते थे, उनका उधर का खाना लेकर आते, उन लोग भी हमारा खाना लेके जाते थे। वैसा वो बोलता है दुश्मन गए, सरकार दुश्मन है, हम तुम दुश्मन नहीं है, ऐसा चलता था। अच्छा, वो लोग पाकिस्तान वाले क्या करते, जो बच्चे लोग हैं पहले बच्चे लोगों को मारते, बूढ़े लोगों को मारने का नहीं उनका ऑर्डर। तो ऐसे लड़ाई ऐसे चलते चलते जा रहे थे। तो जितने बच्चे लोग थे, जवान बूढ़े आदमी लोगों को नहीं मार रहे थे, बोले ये तो खुद मरने वाला है, लेकिन बच्चा कल वो उठेगा, वो हमारा पाकिस्तान को मारेगा। मतलब पाकिस्तान आर्मी को ये कमांड दिया गया था कि पहले बच्चों को मार दो सब। उन लोग ऐसे ही रूल है उनका, पहले बच्चे लोग मारो, बाद में बूढ़े लोग मारो। तो जब ये सब हुआ आपके साथ, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या विचार आ रहे थे? विचार क्या, मेरा दुश्मन को मैंने मारना है, बस उतना ही, दूसरा है बाकी कुछ नहीं, क्योंकि इधर से मैं बचने का और उस दुश्मन को मारने का। क्या ये सब आपकी ट्रेनिंग का था कि जो आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होता है, तो इंडियन आर्मी के जवान को ऐसा सिखाया जाता है, एक को मारो फिर मरो। अच्छा, दुश्मन को पहले मारो फिर मरो, खुद मत मरो। मैं ऐसा लड़ाई करते करते ऐसा आगे चलते चलते गया, तो लेकिन मुझे नीचे खड्डा है, मतलब पहाड़ी है, इधर नीचे से एकदम मैं गिर जाएगा तो रोड कर पे गिरेगा करके, ऐसा मुझे नहीं मालूम, मतलब मैंने जगह देखा नहीं था ना। तो ऊपर से मैं ऐसा जा रहा था, तो पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिर गया, रोड पर गिर गया। तो पाकिस्तान वाले बोलते थे किसी को नहीं छोड़ेगा ज्यादा। तो मैं नीचे गिर गया था। 1 टन जो गाड़ी आर्मी का है ना, वो पाकिस्तान का, उसने मेरे ऊपर से ऐसा स्पाइन के ऊपर चढ़ाकर गाड़ी मेरे स्पाइन के ऊपर से निकल गई और मैं उसी टाइम उधर बेहोश हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला। मतलब आपको इस जंग में 9 गोलियां एक साथ लगी, एक आपकी आंख आपको खोना पड़ा। हाँ, एक आपके स्पाइन में अभी भी एक गोली आपकी है। जगह पैर छोटा हो गया, इधर गोली का निशान है। और इतने 9 गोलियां लगने के बाद जब आप गिरे रोड पे, तब भी उन्होंने छोड़ा नहीं आपको। उन्होंने 1 टन की ट्रक आपके ऊपर चढ़ा दी। ट्रक क्या करे, तो उसके बाद में बेहोश हो गया। तो जो इन्होंने मतलब जो पाकिस्तान आर्मी ने जो आपको 9 गोलियां मारने के बाद भी, उनको नहीं क्या मालूम 9 गोली मार कौन सा दूसरा आदमी मारते थे, और फिर उन्होंने ट्रक चढ़ा दिया। आता है किधर से क्या आता है क्या मालूम नहीं पड़ता ना। अभी लड़ाई चल रही है आप आमने सामने, तो किसका गोली मेरे को लगा क्या उसका क्या मालूम। बिल्कुल। ऐसा लगने के बाद वो जब गिरा, वो ट्रेनर जा रहा था तो उसने बचाया नहीं, ऊपर से ऐसा लेकर गए। मतलब उसने ट्रक आपके ऊपर चढ़ा कर लेकर गया। ये निकलने के बाद फिर आप बेहोश हो गया। तो ID कार्ड रहते, तो कोई बचाने के लिए कोई नहीं, उधर गिर गया था तो उन लोग निकले। तो बाद में उनको मालूम पड़ गया, अपना 2 जवान उधर मतलब हमारे इंडियन आर्मी को पता चला कि आप 1-2 जवान अपने हैं। तो उधर से मुझे उठा कर ले गए और 148 GR जम्मू हॉस्पिटल में, ऐसा 4-5 हॉस्पिटल ट्रांसफर करते करते मेरे को दिल्ली हॉस्पिटल में लेकर आए। तो पेटकर साहब, आपको 9 गोलियां लगने के बाद इतना पता है कि जब गोली आपके शरीर के अंदर जाती है तब दर्द तो होता ही होता है, लेकिन आपके दिमाग में उस टाइम क्या विचार हो रहा था? कि आपको लगा कि अभी सब खत्म हो गया है, अभी मैं हार चुका हूँ, मेरा खुद का जिंदगी का जंग, की क्या? तो वैसे गोली भी उस टाइम लगता है,
तो लगता है उस टाइम कुछ ही याद देता है। तो पहले 5 सेकंड के लिए आप ऐसे शॉक जैसे हो? नहीं, एक गोली लगने के बाद है ना, क्या होता है, गोली आ गया मेरे को इधर टच कर दिया, तो उस टाइम ये होता है। लेकिन उस टाइम एक जो एक फटका में कैसे आदमी बैठते है, वैसा फटका बैठते है, और बाद में उसको कुछ ही याद है। क्योंकि जो मैंने गोली जो लगा वो तो मुझे उसी टाइम महसूस किया, लेकिन उसी टाइम दर्द वगैरह नहीं होता है। ये क्या होता है, अभी मार खाने के बाद में दर्द चालू होता है। अच्छा, तो पेडकर साहब, आपने लक्ष्य फिल्म देखी है ऋतिक रोशन से? लेकिन बहुत दिन के पहले देखा है, इसके लिए पूरे शूटिंग, लेकिन उसमें थोड़ा आर्मी के बारे में था, इतना याद है। अच्छा, तो उसमें एक सिपाही आके बोलते हैं, उसमें एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं कि अभी वो जंग लड़ने के बाद बहुत सारे आर्मी के लोग मर जाते हैं, वो बहुत खराब तरीके से मरते हैं कभी कभी। तो उन्होंने बोला है कि अभी अगले दिन वो सब सिपाही हंसने लगते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो सिपाही कहते हैं कि अभी एक सिपाही को देखिए और देखिए कि वो कितनी जल्दी आपने आंसू पी जाते हैं। तो इस पे आपका क्या ख्याल है, कैसे करते हो आप लोग ये? देखो, लड़ाई कब होता है वो किसी को नहीं मानो। हाँ जी। कभी आदमी के ऊपर दुख आता है, नहीं मानो। दुख बोल कर नहीं आता है जी, बस आ जाता है कभी भी आता है। ये चीज ऐसी है कि जो दुनिया में किसी को नहीं बोल सकते, कभी है। लेकिन जवान क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है कि जो कट्टर मतलब ऐसे दिल में पत्थर रखकर, मेरा दिल अभी कुछ मैं नहीं करना, मेरा माँ बीमार है करके गांव से टेलीग्राम आता है जी मिलिट्री में। जी। तो मैं रोते बैठने से कुछ फायदा नहीं, कुछ पैसा है तो भेज दो, माँ का ट्रीटमेंट के लिए काम आ जाएगा। हाँ जी। ऐसा होता है। जी जी। और जो हो गया वो हो गया, उसका उसको कुछ कर नहीं सकते। ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। जो कर सकते हैं उसमें सोचने दे। अभी कोई फ्रैक्चर हो गया, उसको ट्रीटमेंट दे सकते। जी। कल आने वाला है, किसने देखा है क्या? नहीं। इसके लिए उसको सोचना भी नहीं कि मेरा कल का आने वाला कैसा होगा। और जो बीत गया वो बीत गया। दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने बोला रिहेबिलिटेशन के लिए सब चेयरमैन टाटा ग्रुप सब आ गए थे आज एसवीटी में। तो हम लोग बैटल कर 250 आदमी थे। तो 250 आदमी को उन्होंने पूछा तुमको क्या चाहिए? तो किसी ने बोला कि मेरे को मशीन, टेलर का मशीन दे दो, कोई बोला मेरे को चक्की दे दो, कोई बोला मेरे को जमीन दो, कोई बोला मेरे को पैसा दे, मैं पेंशन देकर बेटे खाऊंगा। ऐसा सबका अलग है। तो मेरे तरफ आ गया तो मेरे को पूछा तुम जवान तुमको क्या चाहिए? तुम बोला अगर थे उन्होंने, मैं बोला आई लाइक, मेरे को इंग्लिश इतना नहीं आता कुछ नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा दिल में कहेगा आई लाइक जॉइंट टेलको टाटा। तो टाटा, तो उसने बोला तो मेरे को इतना ही पढ़ा लिखा नहीं, क्या हुआ तुम क्या बोलेंगे? मैं बोला सर मुझे बैठकर खाना इतना अच्छा है, मुझे आप काम देने से अच्छा है, सर्विस देने से अच्छा है। सर्विस करेगा, क्या करेगा? मैं बोला व्हीलचेयर में बैठकर सुपरवाइजिंग का काम करूंगा। करेगा काम? तो तुमको क्या चीज की जरूरत है बोलो। मैं बोला फैक्ट्री से, घर के नजदीक फैक्ट्री से होने से मैं काम पर जा सकता है, आ सकता है, ऐसा चाहिए। तो बोला मुर्गा सामने बोला ठीक है जवान। और जेरी टेलर ने बोला ठीक है, यू लाइक द टाटा, तो टाटा का नाम करने का ज्वाइन हो जाओ। तुम्हें 60 में दे तो मेरे को टाटा, तो नजदीक तुमको क्वार्टर दे दिया, सब कुछ दिया, तुमको सर्विस सुपरवाइजर बोलकर मुझे टेलको पुणे में ज्वाइन करते। तो सर, जहाँ तक हम समझ रहे हैं और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक समरी करूंगा जो आपने अभी कहा है। जब टाटा ग्रुप आपके यहाँ आई, आपके पैराप्लेजिक सेंटर में जहाँ आपका रिहैबिलिटेशन चल रहा था, उन्होंने सब जवानों से वो कहा कि आपको क्या चाहिए। तो कई जवानों ने मांगा मुझे ज़मीन दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे पेंशन दे दो, या मुझे कोई मशीन दे दो जिससे मैं अपना रोजी रोटी कर लूँ। आपने बोला नहीं, मुझे काम दो। तो उस हालत में भी आपने काम मांगा और आपने बोला कि मैं शॉप फ्लोर पे सुपरवाइजर का काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं खाली बैठ के ऐसे फुकट का खाना नहीं खा सकता हूँ।
तो सर 1972 में जब आप हाइडलबर्ग जर्मनी गए थे इंडिया के ओर से स्विमिंग में पार्टिसिपेट करने, तब आपके पास कोई मैनेजर भी नहीं था, ना कोई स्टाफ था, तो आपने कैसे मैनेज किया? देखो उस टाइम क्या हो गया, इंडिया इंडिया करके पुकार रहा है, तो मैं उधर इंडिया का बनन डाल के खड़ा, तो उन लोग सरदारी लोगों ने मुझे देखा कि यार ये इंडिया का आदमी है, चलो इसको हेल्प कर। तो तुम्हारा मैनेजर किधर है, इधर ही किधर है। तो उन लोगों ने मैंने प्रैक्टिस, जो पंजाबी था उसने मुझे वो जो स्टार्टर था उधर जगह में पहुंचा दिया। अभी हम लोग है साहब, तो मैनेजर कहते गया, अब मुझे क्या मालूम वो किधर होगा। तो उस टाइम मेरा पहला हिट हो गया, ऐसा 6 हिट हो गया। तो उन लोगों ने, जो प्रेक्षक थे देखने के लिए आए थे, उन लोगों ने मुझे दिया। तो फाइनल में जब मालूम पड़ गया इंडिया को गोल्ड मेडल मिला, तो मेडल लेते समय मैनेजर वगैरह सब, मेरा टीम भी तब सारे आ गए, सब आ गए। अच्छा। और तब जब मेडल सेरेमनी हुई और जब आपको ने देखा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज ऊपर है, सबसे ऊपर है, तो आपको कैसे लगा? मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी उसी टाइम हुई। और क्या दुनिया में उसी टाइम जो मेडल मेरे को मिल रहा था, तो इंडिया में भी मतलब अभी कैसे टीवी पे बताते वैसे उस टाइम बता रहे थे। और उसी टाइम मेरे को पहले प्रधान भारत के प्रथम प्रधान, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन लोगों का सबका फोन आ गया, कांग्रेचुलेशन बोलता। वाह। तो जहां तक मैं समझता हूं सर, जो आपने रिकॉर्ड क्रिएट किया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1972 में हाइडलबर्ग जर्मनी में, वो 50 मीटर फ्री स्टाइल में था इन द पैरालंपिक कैटेगरी, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 37.33 सेकेंड्स आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। क्या मैं सही हूं सर? नहीं, सही है। और मेरे को जो मेरा खुद का रिकॉर्ड 68 में जो बना था 1971 में कॉमनवेल्थ, वही सेम रिकॉर्ड और तो तोड़कर अभी तक कोई तोड़े। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सबसे भारी अवार्ड है शिव छत्रपति अवार्ड, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दे दिया। और सबसे हाईएस्ट जो है पद्मश्री अर्जुन अवार्ड, वो उसका एक स्टोरी में बताता हूँ, वो मुझे नहीं दिया गया अर्जुन अवार्ड। मेरे को पद्मश्री दे दिया, ये दिया। अच्छा, 1982 में मैंने हांगकांग में वर्ल्ड रिकॉर्ड कर, मेरा खुद का रिकॉर्ड जो 30 वो तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया, वही सेम। वाह। तो रिकमेंडेशन करने के लिए मैं दिल्ली गया था एशियन गेम में, तो राजीव गांधी से डायरेक्ट मिला था। अच्छा। राजीव गांधी साहब को बोला कि सर मैंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड करके गोल्ड मेडल लाया, तो मुझे अर्जुन अवार्ड वगैरह कुछ मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हम दे नहीं सकते, कि प्रोसीजर के थ्रू आने से तो मिलता है। तो मैं उस टाइम में गुस्सा में उनको बोल दिया कि आप प्रधान होकर अर्जुन अवार्ड वगैरह गेम के प्लेयर को ये नहीं कर सकते, आप क्या प्रधान। आपने कहा? हाँ, कहा द देन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से। तो बोला कि नहीं, तो उन्होंने अवार्ड मिलेगा करके बोलकर दोबारा आ जाओ बोलकर, तो दोबारा मुझे बुलाया अशोक गार्डन में पार्टी भी दिया। और उन्होंने बोला कि अर्जुन अवार्ड है वो हैंडीकैप के लिए नहीं दे सकते हैं करके मुझे वापस भेजा। मतलब उस जमाने में जो है उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो अभी तक टूटा नहीं है, और उसके बाद भी उन्होंने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया इन द फॉर्म ऑफ कि आपको अर्जुन अवार्ड नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कैटेगरी में प्रोसीजर ही नहीं है हमारा कि डिसेबल्ड को हम दे सके। तो दिल्ली में बोला देंगे, मिल जाएगा बोला था, और नहीं मिला करके मैं वापस। और उस दिन से मैं स्पोर्ट्स बंद कर दिया। ओ, तो इसके ऊपर आपका इतना 82 में प्रधान ने नहीं बोला, तो भाई खेलने से क्या फायदा, बोला वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया सब कुछ, खेलने से कुछ फायदा नहीं, तो मैंने बंद कर दिया। और मेरे घर में एक पीटी है, उसमें मेरा सब डॉक्यूमेंट। और उसी दौरान में मेरा हैबिट क्या था, जो सभी जो पेपर में कट्स आ गया उसको कट कर मैं वो बैग में डालता था। अच्छा, तो मतलब आपको ये रिकग्निशन नहीं मिला, आपके खुद के सरकार ने आपको ये नहीं दिया, उसके कारण आपने मतलब स्पोर्ट्स उसी दिन से छोड़ दिया। और मैं टाटा कंपनी में
काम भी करते सब गए। का काम करते रह गया, और टाटा कंपनी ने मुझे बाकी स्पोर्ट्स के लिए ये चांस दे दिया। तो पेटकर साहब, जहां तक मैं समझता हूं कि 1982 में आपने एशियाड गेम्स में भाग लिया, उसके बाद आपने राजीव गांधी सरकार से दरख्वास्त की कि आपको भी अर्जुन अवार्ड मिलना चाहिए। वो आपको नहीं दिया गया और उसके बाद आप नाराज होकर आपने स्पोर्ट्स की दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद जहां तक मैं समझता हूं आपके बेटे और उसके दोस्तों ने 25 साल तक आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी और लोगों को बताया, पूरी दुनिया को बताया, और करीबन 2014 या 15 में आप गो स्पोर्ट से मिले, जो गो स्पोर्ट फाउंडेशन एक स्पोर्ट्स एनजीओ है जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं। वहां पे कई लोगों ने, जैसे राहुल द्रविड़ जी हैं, अभिनव बिंद्रा जी हैं, गोपीचंद जी हैं, उन्होंने चिट्ठियां लिखी गवर्नमेंट को आपके बारे में बताने के लिए, और उसके बाद गवर्नमेंट ने छानबीन करके आपको 2018 में पद्मश्री दिया। और आज आपके नाम से आर्मी ने स्विमिंग पूल्स खोल रखे हैं, और उसके बाद पंतप्रधान म्यूजियम में भी मेरे फोटो लगे। बहुत बहुत अच्छा है। ये तो पिक्चर बन रही है जो अभी हाल ही में 3 दिन पहले रिलीज हुई है, चंदू चैंपियन, जिसमें शायद कार्तिक आर्यन जी आपका किरदार निभा रहे हैं। तो वो भी मैं दर्शकों से दरख्वास्त करूंगा कि वो पिक्चर जरूर देखिए। सुशांत ने मेरी पहली फिल्म बनाई थी, लेकिन अच्छा। हाँ, वो आधे बन गए, लेकिन वो सुसाइड कर दिया, सुशांत राजपूत। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने, मेरा फिल्म पूरा बन गया था, 40% फिल्म बन गई थी, लेकिन उसने उसी टाइम कुछ ये अपना सुसाइड कर दिया। जो अभी मेरी फिल्म बना रहे हैं ना, खान, कबीर खान, जिन्होंने 83 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने 2-4 पिक्चर बनाए। तो उन्होंने सोचा कि क्या करना है, तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल, जो मुंडीकांत पेटकर का जो हैंडी वगैरह, जवान क्या कर सकता नहीं, इसके लिए उन्होंने इंटरेस्ट लेकर मेरा फिल्म बनाना चालू कर दिया। मैं तो यही सब सोच के, सुन के आश्चर्यचकित हूँ जी कि एक इंडियन आर्मी का जवान मौत से लड़के जीत भी सकता है और उसके बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर सकता है, और उसके 50 साल बाद भी हमारे सामने आप बैठे हो और हमसे बात कर रहे हो। ये इससे बड़ी प्रेरणा तो शायद मैंने या किसी ने भी कोई जिंदगी में देखी नहीं होगी। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आप आए हमारे शो पे और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई आपने। और मैं यही कहना चाहूँगा, जय हिंद और जय जवान।